वेलकम बैक। अब इसमें डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब जो बात अंजुम निसार साहब ने की है, मैं ज़रा उस तरफ आ जाऊं कि क्या आप समझते हैं कि डॉलर जो है रुपए के मुकाबले में इस वक्त ओवररेटेड है? अब ज़्यादा डिवेल्यूएशन हमने कर दी है, ये मार्केट प्राइस नहीं है डॉलर की, और हमने रुपए की कदर ज़्यादा गिराई है। नदीम साहब, जहाँ तक मैं समझता हूँ हमने रुपया और डॉलर की जो पैरिटी है वो तो बड़ी हद तक मार्केट फोर्सेस पे छोड़ दी है। आईएमएफ के साथ भी बहुत सारे हमारे एग्रीमेंट्स हैं कि मार्केट फोर्सेस पे छोड़ दी जाए। 122 रुपए का एक डॉलर था जब पीडीआई की हुकूमत आई थी। आज वो 167 168 की बात कर लें। 40 से 42% वहां पे गिराव आया है रुपए की कीमत में। रुपया तो मैं समझता हूँ हमारा अब कंपैरेटिव है इस वक्त। जो इसकी वैल्यू होनी चाहिए थी वही वैल्यू है। लेकिन जो मिस गवर्नेंस के नतीजे में जो हमारे सामने मुश्किलात सामने आ रही हैं। बात चीनी आटे की कर लीजिए, बिकॉज आम आदमी का चीनी आटे से ताल्लुक है। वो नहीं, नहीं इसमें समझता इसमें है एक कि सेकंड, एक सेकंड। डॉक्टर फारूक सलीम साहब, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, बिल्कुल आटे से भी ताल्लुक है, लेकिन चूंकि हम 50% कमोडिटीज़ जो हैं वो दरामद करते हैं। अब इसमें जो रुपया डॉलर पैरिटी है उसका भी एक वाजे वो है। देखिए, एक तरफ हमारी दरामदात जो हैं वो कम हुई हैं, डॉलर पे बोझ कम होना चाहिए। दूसरी तरफ हमारे दोस्तों ने और मल्टीलैटरल एजेंसीज ने पाकिस्तान को अब तक तकरीबन 4 अरब डॉलर का, ये पिछले 3 महीने में ही कर्जा जो है वो आ चुका है। 1.5 अरब डॉलर आईएमएफ ने दिया, इतना ही चीन के बैंक ने डाल दिया स्टेट बैंक में, फिर 500 मिलियन डॉलर जो है वो वर्ल्ड बैंक की तरफ से आया, अभी फिर 500 मिलियन डॉलर आया है। तो डॉलर का जो दबाव है वो कम होना चाहिए। जिस तरीके से आउटफ्लो था वो भी उसमें भी कमी आई है। तो ये क्यों अंधी मची हुई है? नदीम साहब, आपने जो इनफ्लो हुआ वो तो गिन लिया। लेकिन जो डॉलर का आउटफ्लो होने वाला है अगले 1 महीने में, अगले 3 महीनों में और अगले 12 महीनों में, उसको शायद सामने नहीं रखा। जो स्टेट बैंक की जो स्टेटमेंट आई है, जिसको कहते हैं शॉर्ट टर्म ड्रेन्स, यानी कि अगले 1 महीने में या 3 महीनों में और 12 महीनों में जो हमने कर्जाजात लिए थे उनकी शक्ल में जो डॉलर का आउटफ्लो होने वाला है वो बड़ा भारी भरकम है। जून के महीने में तकरीबन 2 बिलियन डॉलर का आउटफ्लो था, जुलाई के महीने में बिलियन डॉलर का है, और अगले 12 महीनों में तकरीबन 14 अरब डॉलर का बोझ है जो स्टेट बैंक को डॉलर्स वापस करने हैं। तो उस हवाले से मैं समझूंगा कि रुपए के ऊपर जो दबाव है, जो प्रेशर है, वो जारी रहेगा, और जिसके नतीजे में रुपया जो है वो ग्रेजुअली अपनी वैल्यू और लूज करता चला जाएगा। लेकिन वैल्यू लूज हो रही है, ये आप समझिए कि ये मार्केट का मैकेनिज्म है, इसमें मार्केट फोर्सेस का रोल प्ले कर रहे हैं। हमने अंदरूनी इस्लाहात करनी है जो हम नहीं कर पा रहे। नहीं, इसमें बहुत बड़ी इसमें डॉक्टर फारूक सलीम साहब ये फरमाइएगा कि आप आउटफ्लो कर्जे का यकीनन है, लेकिन क्या हमारी सूरत हाल जो है वो बांग्लादेश से भी बुरी है, नेपाल से भी बुरी है, कि हम या अफगानिस्तान से भी बुरी है जो हमसे बेहतर चले गए हैं अपनी करेंसी के मामले में? कि मतलब क्या इसकी लॉजिक को नजर आती है? नदीम साहब, अफगानिस्तान और नेपाल का तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन अब बांग्लादेश हमसे बहुत आगे चला गया है। उसकी वजह उसकी एक्सपोर्ट्स जिस तेजी से बढ़ी हैं। हमारी एक्सपोर्ट्स उसी उसी पीरियड के दौरान या स्टेबल रही हैं या गिरती रही हैं। तो बांग्लादेश से अब हमारा मुकाबला नहीं रहा। अगर आपको याद करा दूं कि 1971 में जब पाकिस्तान और बांग्लादेश, ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान बने थे, तो उस वक्त 25 पाकिस्तानी पैसों का एक बांग्लादेशी टका मिलता था। आज जो है वो आपको ₹1.25 चाहिए एक बांग्लादेशी टका खरीदने के लिए। ये एग्जाम्पल मैंने आपके सामने इसलिए रखी कि ये करेंसी की रेट आपको बता देते हैं कि किस मुल्क की जो मईशत है वो किस सिमत में गई। ये क्लियरली वादे तौर पे ये बता रहा है कि बांग्लादेश की एक्सपोर्ट्स, बांग्लादेश की मईशत जो है वो हमसे कहीं बेहतर परफॉर्म कर रही थी। तो नेपाल और अफगानिस्तान का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन बांग्लादेश की मईशत जो है वो यकीनी तौर पे हमसे बेहतर परफॉर्म कर रही है। और हमारा जो फेलियर नजर आ रहा है वो लार्जली हमारा जो इंटरनल सेक्टर है, उसमें आप बिजली का सेक्टर ले लीजिए, उसमें आप गैस का सेक्टर ले लीजिए, ये बहुत बहुत कमजोर रहे हैं।
फिर आप देखिए कि जो चीनी आटे की मैं बात कर रहा था, उसका 100% जो है वो मैं समझता हूँ जिम्मेदारी हुकूमत पे आती है। और उसकी वजह ये है कि वो रेगुलेटेड सेक्टर है, जैसे अभी ठीक है, नदीम साहब ने मैं भी डॉक्टर जाहिर फ़ारूक कहा। सलीम साहब इस एस्पेक्ट की तरफ आता हूँ ताकि तफसीली जवाब आ जाए। अंजुम निसार साहब, चूँकि हम वन ओरिएंटेड टारगेट रहा है टेक्सटाइल का शोबा, हमेशा कहा गया है पैम्पर्ड है, हमेशा इस शोबे ने सहूलतें मांगी हैं, दी गई हैं, फैसिलिटेशन की गई है, लेकिन वो जो एक क्वालिटी होती है बरामद करने के लिए, वो जो एक ब्रांडेड एस्पेक्ट होता है, इस हवाले से मतलब हम आसान, हमारे सनतकार भी जो है आसान रास्तों के, आसान कमाई के अमीन तो रहे हैं, इन चीज़ों की तरफ वो राग़िब नहीं हुए बेशुमार फैसिलिटीज़ होने के बावजूद। तो ये तो अपने गिरेबान में भी तो थोड़ा सा झांकने की ज़रूरत है अंजुम निसार साहब। अच्छा, ये जो आप, ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि बिजनेसमैनों का कोई कसूर नहीं होगा, लेकिन इसमें बहुत बड़ा फैक्टर जो है पॉलिसीज़ की कॉन्टीन्यूटीज़ का भी होता है। अगर आप पॉलिसीज़ को स्टेबल ना रखें, लॉन्ग टर्म ना रखें, और शॉर्ट टर्म पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस कराते जाएं, फिर उसमें भी इंटरप्शन आए, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो। आप देख लें ना, इस वक्त भी देख लें आप, पिछले मतलब PMLN के दौर में पिछले सालों में आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री पंजाब में बहुत ज़्यादा बंद हुई। सिंध में तो नहीं हुई क्योंकि वहाँ उनको गैस का एक एडवांटेज था। फिर इस गवर्नमेंट ने आके उसको ठीक किया, फिर कभी दे रहे हैं, कभी नहीं दे रहे, कभी नोटिफिकेशन बिल कुछ भेज देते हैं, लोग कोर्टों में भाग रहे हैं। सो ये बहुत सारी पॉलिसीज में एक्चुअली क्लैरिटी नहीं है। पता होना कि ये क्लैरिटी है, ये मैंने 5 साल के लिए ये पॉलिसीज़ हैं, इसको मैंने फॉलो करना है, इसकी बेस पर मैंने फिजिबिलिटी बनानी है। जब तक वो चीज़ें आप सामने नहीं लाएंगे, उस वक्त तक देखें ना, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले 10 दफ़ा सोचता है कि मैं इन्वेस्टमेंट कहाँ कर रहा हूँ, किस चीज़ में कर रहा हूँ। पॉलिसीज़ का तसलसल होना, और आपके ये जो बिजली की जो प्राइसेस अगर आपकी दुनिया से हटके होंगी, आप 5-0 रेटेड सेक्टर को तो आपने चलो थोड़ा बहुत एडजस्ट कर दिया, बट 5-0 रेटेड सेक्टर के अलावा भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जो एक्सपोर्ट करती हैं। अगर आपकी $23 बिलियन की या $24 बिलियन की एक्सपोर्ट है, उसमें 12-13 बिलियन की आपकी जो टेक्सटाइल है, बाकी जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनके लिए तो कोई इंसेंटिव नहीं है, उनको तो बिजली और गैस रियायती कीमत पे नहीं मिल रही। और लोकल इंडस्ट्री जो कि इंपोर्ट सब्सिट्यूशन के लिए के तौर पे काम कर रही है, उनको भी वो सहूलत नहीं मिल रही। सो ऑन द होल जब आपकी पॉलिसीज में इतने तजादात होंगे तो नेचुरली फिर वो इंडस्ट्री नहीं, लगाना। अच्छा, और इसमें फिर अंजुम निसार साहब आपने एक और बात की कि ये बड़े पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हो गए हैं, ये इंडस्ट्रियल जोन बन रहे हैं। ज़रा ये तो फरमाइए कि ये इंडस्ट्रियल जोन चलो बन रहे हैं, खुदा करे बने और आगे मामला चलें, हमने जो ऑलरेडी मौजूद सनती जोन है उनका जो हशर किया हुआ है, उसको तो हम संभाल नहीं पाए। ये जो हैं यहाँ के लिए सरमायाकार और सनतें कहाँ से वजूद में आएंगी? आप बिल्कुल बजा कह रहे हैं, मैं यही आपसे अर्ज कर रहा हूं, जिस मुल्क में 7% मार्कअप हो और उस मार्कअप 4-6 महीनों में मार्कअप जो है आपका 13.25% हो जाए, तो जब चीज़ों में इतना तजाद और ऊंच नीच आए और आपकी बिजली और गैस की प्राइस जो है वो दुनिया से हटके हो, ज़्यादा हो, तो नेचुरली आपकी इंडस्ट्रियलाइजेशन की जो पॉलिसी है वो कामयाब नहीं होगी। इंडस्ट्री लगी ज़रूर है, लेकिन मैं आपको मिसाल देता हूँ, एक सुंदर एक इंडस्ट्रियल स्टेट है जो 2004 में इत्तेफाक से आई वाज द प्रेसिडेंट और मेरे से वो आर्टिकल ऑफ मेमोरेंडम में मैं भी विटनेस वन ऑफ द सिग्नेटरी था। उसके बाद आज 2018 और 2-3-4 साल पहले कुछ एक आध इंडस्ट्रियल स्टेट बना और अब 5-7 बन रहे हैं। बात यह है कि जिस स्पीड से इंडस्ट्रियलाइजेशन होनी चाहिए, जितनी बड़ी आपकी लोकल मार्केट ग्रो भी कर रही है और है भी, उस हवाले से हमारे पास उतनी इंडस्ट्री मौजूद नहीं है। इसमें बहुत बड़ा एक तजाद जो है वो हमारी पॉलिसीज का भी है। अब आप धड़ाधड़ FTA साइन किए जा रहे हैं विदाउट गेजिंग, विदाउट इस चीज़ को फोकस किए हुए कि हमारे यहाँ मुल्क जो है वो जिस तरह हमारे यहाँ मार्कअप है, जिस तरह बिजली की प्राइस है, जिस तरह अदर हमारे यहाँ इश्यूज है, हमारे कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के जो मामलात हैं, जिस तरह दुनिया ने अपने आप को प्रिपेयर किया फॉर वर्ल्ड कंपटीशन, क्या हमने अपने आप को प्रिपेयर किया है? ठीक है, तो मैं अंजुम निसार साहब आता हूँ, ज़रा एक एस्पेक्ट और भी है, मैंने वो भी ज़रा बात कर लूँ, क्योंकि मैं आता हूँ अंजुम निसार साहब, मैं आता हूँ इसमें। डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब ये फरमाइएगा, आप बात कर रहे हैं आटे की, आप बात कर रहे हैं चीनी की,
आप बात कर रहे हैं महंगाई की, हुकूमत बात कर रही है तामीराती सनत को खोलने की। अब तामीराती सनत को खोलने के लिए आप 3-5 मरले के घरों की बात कर रहे हैं, उस पे मार्कअप की बात कर रहे हैं। जिन लोगों ने ये घर ख़रीदने हैं उनके लिए तो 2 वक्त की रोटी पूरी नहीं हो रही है, वो इनकी किस्तें देने के लिए पैसे कहाँ से लाएंगे? और ये जो आप तामीराती सनत खोल लें और उसकी बुनियाद के ऊपर पाकिस्तानी मईशत को बहाल करने की बात कर रहे हैं, वो कैसे मुमकिन है? अच्छा नदीम साहब, इसके तामीराती सनत के दो हिस्से हैं। एक जिसको हम कहते हैं सप्लाई साइड, यानी कि डेवलपर जिसने ये मकान बनाने हैं, और दूसरी तरफ है डिमांड साइड, जिन्होंने ये मकानात खरीदने हैं। मैं समझता हूँ कि ये जो पॉलिसी आई है ये बड़ी अच्छी पॉलिसी है, और इसकी एक वजह यह है कि सनती शोबा जो है, जो सनती इंडस्ट्री है, उसके साथ एटलीस्ट 3 या 4 दर्जन और इंडस्ट्री जो है वो जुड़ी होती है। अगर कंस्ट्रक्शन चल निकलती है तो उसके साथ प्लम्बिंग चल जाती है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, फिर कपड़े की नहीं सनत चलने फारूक लगती सलीम है। साहब, मेरा सवाल आपसे चल निकलने का ही है कि वो चल किस तरह निकलेगी। जी, मैं यही अर्ज कर रहा हूं कि ये पॉलिसी ऑन इट्स ओन बड़ी अच्छी पॉलिसी है, क्योंकि एक अगर इंडस्ट्री आपकी सनत की चलने, अगर आपकी तामीराती इंडस्ट्री चल निकलती है तो 3-4 दर्जन और मजीद इंडस्ट्रीज भी इसके साथ चल निकलेंगी। जो आपका सवाल है जिसमें वजन पाया जाता है वो ये है कि डिमांड साइड का क्या कर रहे हैं। सप्लाई साइड को आपने बहुत सारे स्टिमुलेंट्स दे दिए हैं, उसमें उसको टीका लगा रहे हैं कि वो चल निकले। अब रह गया मामला ये कि अगर आप घर बनाने निकल जाते हैं, अगर आप अपार्टमेंट्स बना रहे हैं, तो खरीदेगा क्यों, कौन? क्योंकि जो परचेजिंग पावर है वो पाकिस्तानियों की बड़ी तेजी से गिरी है। ये नहीं कि आपकी और मेरी जेब में पैसा नहीं बचा। तो अब एक और हुकूमत को पॉलिसी चाहिए कि पाकिस्तान में, जिसको इकोनॉमिक्स में कहते हैं डिमांड क्रिएशन, कि आपने लोगों की जेब में पैसा किस तरह डालना है ताकि उनकी कुव्वत खरीद बढ़े। अब आपने देखा कि अमेरिका में, बरतानिया में और बहुत बहुत सारे ममालिक में बहुत सारे बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स भी, और साथ ही साथ वो कैश ग्रांट्स दे रहे हैं। आई थिंक ये कैश ग्रांट्स वाला मामला जो है कि लोगों को, आपके आपके शहरियों की जेबों में खुद से पैसा डाल देना। जब पैसा डल जाएगा तो आप और मैं बाहर निकलेंगे, चीजें खरीदेंगे, मुमकिन है कि हम जो अपार्टमेंट्स हैं या छोटे घर हैं उनकी तरफ भी बढ़ जाएं। तो आधा हिस्सा हुकूमत ने पूरा कर दिया। वो बड़ा बड़ा मस्बत स्टेप है कि आपने सप्लाई साइड को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि बेशक जो अनडिक्लेयर्ड वेल्थ है वो भी आप इसमें लगा सकते हैं। तो सप्लाई साइड को मजबूत कर दिया गया है। जरूरत इस चीज की है कि साथ ही साथ डिमांड साइड को भी कोई स्टिमुलेंट्स प्रोवाइड किए जाए। अब अंजुम निसार साहब, आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखें, ये तो एक कैश 22 वाली सिचुएशन है, और यही वजह है कि अभी कभी मार्कअप रेट ज़्यादा हो जाता है, फिर ख्याल आता है नहीं ये मार्कअप रेट ज़्यादा हो गया है, फिर वो मीटिंग्स होती हैं, फिर मतलब अब ये जो सिलसिला है इसके अंदर ठीक है, एक वो है कि जी तामीराती सनत से वाबस्ता है, एहसास हो रहा है, पहले इसी सनत का बैठाया गया, अब दोबारा इसी सनत को खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। तो ये जो इसके जो दूसरा पैराया है जिसके अंदर आपने लोगों को कहना, लोग तो मार्केट मुश्किल पहुंच रहे हैं, तो ये घर खरीदने कौन पहुंचेगा? देखिए, जहाँ तक इस पॉलिसी का ताल्लुक है, इसको तो सारी बिजनेस कम्युनिटी ने इसको सराहा है, और जो देयर इज़ अ शॉर्टेज आल्सो ऑफ होम्स, और लोगों को नए घर भी चाहिए, आबादी बढ़ रही है, तेज़ी से बढ़ रही है, तो वो छोटे घर भी आपको चाहिए। और गवर्नमेंट ने ये ठीक है, एक अच्छी पॉलिसी दी है, इसमें कोई शक नहीं है। इसमें रजिस्ट्री चार्जेस भी जो हैं वो भी कम हुए हैं, कोई टैक्सेशन भी कम की गई है, फिर पैसे की जो पैसे की जो इन्वेस्टमेंट है उसका सोर्स भी नहीं पूछा जा रहा। ये कुछ चीज़ें तो हैं जो कि आपको स्टिमुलस देंगी। अब देखना ये है कि मेरा मतलब है कि जिन्होंने ख़रीदना है उनके पास कितनी परचेजिंग पावर है, और वो इसको उस पर कितना रिएक्ट करते हैं, और ख़ास तौर पे हमारा जो बैंकिंग सेक्टर जो है वो कितना सपोर्ट करता है इस सारे सिस्टम को। क्योंकि जिस तरह यूरोप में एक सिस्टम है मॉर्गेज का कि 20 साल आप पैसे देते रहें, फिर उसके बाद आप उस घर के मालिक बन जाते हैं। तो वो अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो मैं समझता हूँ कि अगर हमारी अपना बैंकिंग सेक्टर इसको सपोर्ट करेगा जो कि गवर्नमेंट कह रही है, तो ये बेहतर होगा और हमारी इंडस्ट्री के लिए भी बहुत मुनासिब होगा। क्योंकि अगर कंस्ट्रक्शन बूम आता है
तो 50-60 इंडस्ट्रीज जो हैं वो इससे रात लिंक्ड होती हैं, तो वहाँ भी रोज़गार भी जनरेट होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी होंगी, कुछ चीज़ें बेहतर होंगी। मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि जब 2008 का ये जो रिसेशन, ग्लोबल रिसेशन आया था, उसमें चाइना को भी हिट किया, और चाइनीज़ ने फिर ये किया, उन्होंने कहा कि जनाब हमारा जो प्लान था, जो बुलेट ट्रेन्स का, फास्ट ट्रेन्स जो थी, जो 350 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर जो चलती हैं, उसका फिर उन्होंने नेटवर्क बिछाया, और उसमें बहुत सारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री सारी उसमें इन्वॉल्व हो गई, और स्टील इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री। मैं आता हूँ अंजुम निसार साहब, मैं आता हूँ। अब फारूक सलीम साहब ये फरमाइएगा, अब चूंकि मैं लास्ट उस पर पहुंचा हुआ हूँ, मैं आता हूँ, कि आप ये फरमाइए कि अब इस वक्त हम जिस सूरत हाल का शिकार हैं, जाहिर है हुकूमत सोच रही है कि क्या करना चाहिए, लेकिन उसकी कोई शक्ल जो है अमली सूरत हाल की वो सामने दिखाई नहीं दे रही है। ये जो अब हम जिस दलदल में धंसे हुए हैं, आपको इकोनॉमिक विजन नज़र आ रहा है माशी टीम के अंदर इस दलदल से निकलने का? नदीम साहब, 2 साल पहले जब इलेक्शन का मंशूर पीटीआई ने शाया किया था, तो उसमें जो विजन है वो नजर आ रहा था। मैं पढ़ रहा था वही मंशूर दोबारा से। आप अगर उसमें देखें कि सफ़ा नंबर 31 में वो कह रहे हैं कि जो हमारा बहुत बड़ा मसला है सर्कुलर डेट का, उसको हल कर दिया जाएगा। इसका मतलब 2018 में ये उनके जहन में जरूर था। फिर उन्होंने कहा, सफ़ा नंबर 26 पे लिखा कि जो पब्लिक डेट है, जो हमारे कर्जा जात हैं, उनको पे ऑफ किया जाएगा। इसका मतलब उस वक्त उनके जहन में ये चीज थी, लेकिन उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो पाया। सर्कुलर डेट को उन्होंने कहा कि हम खत्म कर देंगे, इसको सॉल्व कर देंगे, वो डबल हो गया। पब्लिक डेट उन्होंने कहा कि हम पे ऑफ कर देंगे, यानी कि हम वापस कर देंगे, वो 30,000 अरब का था, वो अब 42,000 अरब से भी ऊपर चला गया। इसी तरह कॉटन प्रोडक्शन के बारे में उन्होंने कहा कि हम बढ़ा देंगे, वो कम हो गई। तो विजन एग्जिस्ट तो करता था, 2018 में एक विजन एग्जिस्ट करता था, लेकिन हुआ ये कि शायद एक टीम नहीं बनाई गई जो उस विजन के मंसूबा बंदी करे, और फिर एक इम्प्लीमेंटेशन टीम बने जो उस विजन के ऊपर अमल दरामद शुरू करे। तो विजन, नदीम भाई, मुझे लगता है कि एग्जिस्ट जरूर करता था, लेकिन उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो पाया। नहीं, इसमें आपको क्या दिखाई देता है? विजन तो देखें, चीज़ें, ये सारी चीज़ें बहस हो रही थी, ये सबको पता था कि ये मसाइल हैं। असल चीज़ ये होती है कि मसले का हल क्या है। क्या आपको पहले दिन से लेकर आज तक, ये मैं अंजुम निसार साहब से भी पूछूंगा, आपको दिखाई देता है फ़ारूक सलीम साहब कि इनको मसले के हल का विजन भी था? ये मसाइल और संगीन हो गए। जैसे गर्दिशी कर्दिश की मैंने बात की, वो मसला 100% उसमें इजाफा हो गया। इसी तरह पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज जो हैं, जो 197 के करीब हमारे इदारे हैं, उनमें जो नुकसानात हैं वो मजीद बढ़ गए हैं। अगर बिजली के सेक्टर के अंदर हम चोरी की बात करते हैं, अगर पहले 200 अरब की चोरी होती थी, अब बताया जा रहा है कि 200-300 अरब तक वो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज पहुंच गए हैं। इसी तरह जो बिलिंग वसूल नहीं हो पाती थी, वो अगर 50-60 बिलियन थी पहले, अब वो 100-150 अरब पे पहुंच गई है। तो एक्चुअली मसाइल के हल तो दूर की बात है, जो मसाइल हैं उनमें मजीद शिद्दत, वो हो मजीद गई है। शिद्दत इख्तियार फ़ारूक सलीम साहब, मैं आता हूँ। अब अंजुम निसार साहब, मेरे पास आखिरी मिनट है, ये फरमा दीजिए, आपको दलदल से मामलात निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं? देखें जी, ये एक चैलेंज तो है गवर्नमेंट के लिए। अब गवर्नमेंट किस तरह निकालती है वो तो वक्त बताएगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये बिजली की प्राइस जो है, ये सर्कुलर डेट है, ये बिजली की चोरी है, इसको रोके गवर्नमेंट। दूसरा, प्राइवेटाइजेशन के अमल को तेज़ करे। तीसरा, आईपीपीज के साथ रीनिगोशिएट करे। इतने हाई रेट दुनिया में कहीं नहीं है जितने हमारे यहाँ दिए गए हैं। वो अगर यही सिलसिला अगर चलता रहा तो फिर आप या फिर आईपीपीज ही चला सकेंगे, आप मुल्क की इंडस्ट्री नहीं चला सकेंगे। तो ज़रूरी है कि आईपीपीज को भी चेक किया जाए। वहाँ भी बहुत एबनॉर्मलिटीज़ और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सुनने को मिल रही हैं। गवर्नमेंट उधर भी निगोशिएट करे और बिजली की प्राइस को रिड्यूस करे, ताकि इंडस्ट्री जो है इंटरनेशनली कम्पीट कर सके और हम अपना जो पॉजिटिव रोल जो है प्ले कर सकें, जॉब्स क्रिएशन कर सकें। इसी में भी गवर्नमेंट का भी फ़ायदा है, भला है, और इसी में ही मईशत का भी भला है।
तो मेरे ख्याल में ज़रूरत इस अमर की है, गवर्नमेंट जल्द से जल्द प्राइवेट अपना इंडस्ट्रियल ये जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस से जान छुड़वाए, ये उनका काम नहीं है। हम इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं, जो खुद सारा दिन बैठे रहते हैं अपनी इंडस्ट्री में, आज हमारे यहाँ जनरल वो माहौल भी नहीं है कि जब तक आप स्ट्रिक्टली चेक ना करें किसी चीज को तो हमारी लेबर भी काम करने को तैयार नहीं होती है। ऐसा माहौल बहुत शुक्रिया जी, मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया अंजुम निसार साहब, बहुत शुक्रिया डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब। नाज़रीन, आपने हमारे पैनल के शुरका की गुफ्तगू सुनी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।